आज हम लोग चैप्टर 7 जिसमें सर्वांग समता है उसको सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग केवल यह जानेंगे कि सर्वांग समता का मतलब क्या है ना, और कब दो ज्यामितीय आकृति सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सर्वांग समता का अर्थ क्या होते हैं, पहले शाब्दिक अर्थ देखते हैं, फिर ज्यामितिक अर्थ को देखते हैं। तो शाब्दिक अर्थ में देखो, सर्वांग समता 3 शब्दों से बने हुए हैं। सर्व, जोड़ अंग और जोड़ समता, यानी जिसके सभी अंग क्या हो, बराबर हो। सम मतलब बराबर, अंग हाँ, जैसे हम लोग लें हाँ, तो जैसे हम लोग का फोटो है तो 2 पासपोर्ट साइज का फोटो लिए हाँ, तो उसमें जितना बड़ा नाक होगा इसमें, उसमें भी इतना ही बड़ा नाक होगा, जितना बड़ा इसमें कान होगा उतना ही बड़ा इसमें भी कान होगा, यानी हर एक अंग एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर हम एक पोस्ट कार्ड साइज का फोटो ले लें तब फिर क्या होगा, इसमें बड़ा होगा ना, इसका नाक इससे छोटा होगा, इसका कान इससे बड़ा होगा, लेकिन ये दोनों का हर चीज़ बराबर होंगे। तो ये दोनों सर्वांग सम कहलाएंगे, ये सर्वांग सम नहीं होंगे, है ना। तो सर्वांग सम का मतलब हुआ कि हर एक अंग बराबर हो। ये तो शाब्दिक अर्थ हो गए। अब हम लोग देखते हैं ज्यामितीय अर्थ क्या होते हैं। ज्यामितीय अर्थ में देखो कि तुम 5 रुपये का सिक्का लो, 2 सिक्का लो, ये दोनों सिक्के जो हैं, और एक 10 रुपये, ये 5 रुपया वाला है, यह भी 5 रुपया वाला है, और ये 10 रुपये का है। तो ये दोनों तो सर्वांग सम हैं, ये तो समझ में आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इस सिक्के को इस सिक्के के ऊपर रख दें तो यह इसको ढक लेगा, या इसी को इस पर रख दें तो ढक लेगा, दोनों एक दूसरे को पूर्णतया ढक लेगा। ठीक है, लेकिन यह देखो 10 का अगर 5 के ऊपर रखेंगे तो 5 को तो ढक लेंगे, लेकिन 5 को जब 10 के ऊपर रखेंगे तो 5 10 को पूरा ढक नहीं पाएगा, इसलिए ये दोनों सर्वांग सम नहीं हैं। क्यों? इसमें क्या चीज़ का अंतर आ गया, तो अमाप का। दोनों का रूप एक ही है। देखो यहाँ पर ये दोनों 5 रुपये के सिक्के का रूप भी एक जैसा है, दोनों गोल हैं। रूप तो 10 का भी वही था, गोल ही थे, तो रूप तीनों का एक जैसा है, लेकिन आकार में 2 5 का सिक्का आपस में क्या है, एक जैसे आकार का है, एक दूसरे को ढक लेते हैं, इसलिए 2 5 का सिक्का सर्वांग सम हुआ। लेकिन 5 और 10 का सिक्का एक दूसरे को ढकते नहीं हैं, एक ढक लेता है, दूसरा ढक नहीं पाता है, तो ये सर्वांग सम नहीं है। रूप एक जैसा है, लेकिन आकार और रूप एक ही शब्द होते हैं, तो आकार एक जैसे हैं, लेकिन अमाप, उसका साइज, हाँ, शेप एंड साइज, शेप मतलब रूप, तो ये तीनों का शेप एक है, लेकिन साइज में ये दोनों बराबर हैं, इसका साइज बड़ा है ना। तो जब तक साइज भी बराबर ना हो तब तक सर्वांग सम नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अगर केवल रूप बराबर होंगे तो उसको कहते हैं समरूप, जो कि हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। यानी 5 का सिक्का और 10 का सिक्का दोनों समरूप हैं, लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम 2 5 का सिक्का हो सकते हैं, या 2 10 का भी सिक्का आपस में होंगे, ये दोनों सर्वांग सम होंगे और ये दोनों सर्वांग सम होंगे। यानी ज्यामितीय अर्थ हुआ कि 2 ज्यामितीय आकृति, यदि 2 ज्यामितीय आकृतियों के यदि रूप और अमाप, आकार और अमाप दोनों बराबर हो, तब उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं, और इस गुण को हम सर्वांग समता बोलते हैं। यानी वह गुण जिसमें कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम लोग शाब्दिक अर्थ भी सीखे
और ज्यामितीय अर्थ भी सीखे। ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ कि दो ज्यामितीय संरचना, हाँ, जिसके रूप और माप दोनों, अमाप दोनों बराबर हो, उसको हम सर्वांग सम कहते हैं और इस घटना को हम सर्वांग समता कहते हैं। तो अब हमको देखना कि दो ज्यामितीय आकृति कैसे हम जान सकते हैं कि सर्वांग सम हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो व्यवहारिक बात कि हम एक दूसरे के ऊपर रख करके देखेंगे। अगर दोनों एक दूसरे को ढक ले, जैसे 5 का सिक्का इस पर रखें या इस 5 का सिक्का इसको रखें, दोनों ढकेगा एक दूसरे को, इसलिए ये दोनों सर्वांग सम है ना। 10 में भी वही बात होगा, इस 10 के सिक्के को इस पर रखें या इस 10 के सिक्के को इस पर रखें, ये सर्वांग पूरे के पूरे झप लिखते हैं, इसलिए इसको हम सर्वांग सम बोलेंगे। लेकिन ये दोनों अगर हम 10 को इस 5 पर रखेंगे तो पूरा ढक लेंगे, लेकिन छुप जाएंगे, 5 हमको दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन 5 को अगर हम 10 पर रखेंगे तो ये पूरा ढक नहीं पाएगा, 10 का भी कुछ हिस्सा हमको दिखाई पड़ेगा, इसलिए सर्वांग सम नहीं होंगे। ठीक है, तो पहला हम कैसे जानेंगे सर्वांग सम, तो एक दूसरे के ऊपर रख करके। ठीक है, लेकिन क्या व्यवहार में, हाँ, एक दूसरे के ऊपर रख करके हम सर्वांग समता जांच सकते हैं। मान लो जमीन का 2 टुकड़ा है ना, दोनों टुकड़ा है, अब हम किसके ऊपर किसको रखेंगे, संभव नहीं है। जमीन को तो उठा के नहीं एक दूसरे पर रख सकते हैं, लेकिन दोनों टुकड़ा का सर्वांग समता जांचना होगा, तो हम फिर क्या करेंगे। ठीक है, कि दोनों, मान लो 2 भाई में झगड़ा हुआ, तो हम फिर, हमको रूप देखो, वहाँ पर तो केवल माप देखा जाता है, वो उदाहरण सही नहीं है, माप देखा जाता है कि दोनों को बराबर हो, रूप कैसा भी हो। लेकिन हमको अगर जांचना रहे कि सेम रूप का हो, तो फिर हम कौन कौन सी विधि अपनाएंगे। एक दूसरे के ऊपर रख करके तो हम नहीं देख सकते हैं हर बार ना, तो हमको ऐसे तरीकों के बारे में जानना है कि हम बिना रखे, हाँ, एक दूसरे के ऊपर रखे बिना हम कह सकें कि यह सर्वांग सम है या नहीं। ठीक है, तो पहली बात, मान लो ये वृत्त का ही लेते हैं, ये वृत्त है, अब सिक्का को जाने दो, तो पहला बात वृत्त पर लेते हैं। ये वृत्त, तो 2 वृत्त कब सर्वांग सम होंगे, सो इजी। मान लो हम एक ही त्रिज्या के, यह भी 3 सेंटीमीटर का खींचे, यह भी 3 सेंटीमीटर का खींचे, तुमको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रख पाएँ तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, है ना। तो यानी हमको उठा के रखने की ज़रूरत है नहीं। हम कह सकते हैं कि 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं जब उनकी त्रिज्या बराबर हो। ठीक, वृत्त के हो गए कि 2 वृत्त, इसको लिख लो, 2 वृत्त सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि। देखो क्या लिखे हैं, यदि और केवल यदि, यानी दूसरा चीज हमको जांचना ही नहीं है, केवल एक ही चीज जांचेंगे, उनके त्रिज्याएं बराबर हो। ठीक है, तो एक ज्यामितीय आकृति के बारे में हम लोग जान लिए कि 2 वृत्त कब सर्वांग सम होंगे। हाँ, तो यदि और केवल यदि, इस शब्द पर गौर करो, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। यदि और केवल यदि का मतलब हुआ केवल एक ही बात, दूसरा चीज हमको देखना है ही नहीं। वह कौन सी बात है, तो त्रिज्या। अगर 2 वृत्त की त्रिज्या बराबर है तो वो सर्वांग सम होंगे। ठीक है, चलो फिर देखते हैं
वर्ग। ठीक है, वर्ग तुम जानते हो कि ये एक खास प्रकार का ज्यामितीय आकृति है जिसके प्रत्येक कोण कितना होते हैं, 90 डिग्री, और सभी भुजा बराबर होते हैं। केवल भुजा बराबर होने से वर्ग नहीं होते हैं, केवल भुजा अगर बराबर है तो वह समचतुर्भुज भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बराबर के साथ साथ प्रत्येक कोण 90 है तब उसको हम वर्ग कहते हैं। तो वर्ग तो बहुत पहले से जान रहे हो, है ना। तो दो वर्ग कब सर्वांग सम होंगे, सिंपल सा तर्क है ना। इसको इस पर रखने से ही सर्वांग, अगर दोनों एक दूसरे को ढक ले तब सर्वांग सम होते थे। तो इसका मतलब इसको यहाँ पर रखे तो यह साइड इस साइड के बराबर होगा और चारों साइड एक ही है, हाँ, तो यह भी अगर एक ही होगा तब तो सर्वांग सम होंगे, है ना। एक के ऊपर ढक दे, हर एक वर्ग का तो प्रत्येक वर्ग का भुजा तो एक ही होता है, चारों भुजा बराबर होते हैं, यानी सब भुजा के बारे में बात नहीं करनी है, एक ही बात, हाँ, कि वर्ग की भुजा बराबर हो। ठीक है, तो लिखो दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी क्या हो, भुजा बराबर हो। ठीक है, शर्त में क्या आया, यदि और केवल यदि, दूसरा चीज हमको देखना ही नहीं है, केवल एक ही चीज जांचना है कि भुजा बराबर हैं या नहीं। अगर भुजा बराबर हैं तो हम कह देंगे कि सर्वांग सम है, अगर भुजा बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि सर्वांग सम नहीं है। हाँ, हमको सर्वांग सम के परिभाषा में था क्या कि दो ज्यामितीय आकृति सर्वांग सम होते हैं यदि, हाँ, उनके रूप, हाँ, यानी जो रूप है, रूप कोण को निर्धारित करते हैं, और साइज दोनों बराबर हो। तो ध्यान दो, एक त्रिभुज लें और एक चतुर्भुज लें तो रूप ही पहले बदल गया, है ना, तो नहीं होंगे, ये दोनों सर्वांग सम होने की बात ही नहीं है। यानी हमको दो चतुर्भुज एक ही जैसा लेना होगा, ये मतलब वर्ग लेंगे, चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा चतुर्भुज है, हाँ, ये भी इसको चार भुजा है, लेकिन नहीं, हम स्पेशल केस का अध्ययन कर रहे हैं दो वर्ग का। तो वर्ग में केवल भुजा अगर बराबर होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये सर्वांग सम हैं। हाँ, सर्व अंग, तो वर्ग में कितने अंग थे, हाँ, सभी ज्यामितीय आकृति में दो प्रकार के अंग होते हैं, भुजा और कोण। तो हमने केवल भुजा को क्यों देखा, कोण को क्यों नहीं देखा? सोच सकते हो तुम लोग कि हम वर्ग को सर्वांग सम घोषित करने के लिए केवल भुजा को मापे, कोण को नहीं मापे। सिंपल सा रीजन है कि इसमें सभी कोण तो 90 ही हैं, सब 90 ही हैं, तो कोण तो आपस में हमेशा बराबर हैं, है ना। इसलिए कोण की बात तो करने की जरूरत थी ही नहीं। हमको केवल क्या चीज़ जानना था, केवल भुजा जानना था। अगर भुजा बराबर है तो कोण तो पहले से बराबर थे, कोण का कोई टेंशन ही हमारे पास नहीं था। इसलिए हमने बोला कि केवल उसकी भुजा बराबर हो दो वर्गों की, तो हम उसको कह देंगे सर्वांग सम। ठीक है, फिर एक ज्यामितीय आकृति देखते हैं, समबाहु त्रिभुज। नाम से स्पष्ट है कि इसकी भुजा क्या है, बराबर, समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, यानी यह अगर ए तो यह भी ए, यह भी ए। ठीक है, यह अगर बी है तो यह भी बी है, यह भी बी है। ठीक है, इसके अंगों को पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या हमको बराबर, हमको हर अंग, तो अंग तो कोई भी ज्यामितीय संरचना में दो ही हैं, कोण और भुजा।
तो देखो समबाहु त्रिभुज जब भी होंगे तो उसके कोण कितना होंगे, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें भी 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। यानी कोण की तो बात करना ही फालतू है, कोण तो बराबर है ही ना, तो कोण की बात हम नहीं करेंगे। तो हम कब अगर इसको सपोज करो उठा के यहाँ पर रख सकें तो a के बराबर अगर b हो जाएगा या इस पर आ जाए, हाँ ये a है, ये b है, ये c है, यह d है, यह e है, यह f है। अगर e b पर आ जाए और f c पर आ जाए, d a पर आ जाए, तो यानी a बराबर b हो जाएंगे। यानी उनकी भुजा, केवल हम एक भुजा मापेंगे, क्योंकि तीनों भुजा तो बराबर ही हैं, तो कोई एक ही भुजा नापना है। इसका एक भुजा नाप लिए, इसका कोई एक भुजा नाप लिए, अगर वह बराबर है तो हम कह देंगे ये सर्वांग हैं। अगर बराबर नहीं है तो सर्वांग नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज के समरूप होने की क्या शर्त हो गई कि दो समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उनके भुजा, हाँ यदि और केवल, ये वही भाषा में लिखो, यदि और केवल यदि, यानी हमको टेंशन नहीं, कौन जानना ही नहीं है, इसलिए हम यदि और केवल यदि लगाते हैं कि भुजा ही एनफ है, पर्याप्त है भुजा को जानना। अगर भुजा जान गए तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यदि और केवल यदि उनके भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो ये तीन ज्यामितीय आकृति में हमको बहुत टेंशन नहीं था। वृत्त कैसे जान लिए, यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो तो सर्वांग सम होंगे। वर्ग, हाँ तो वर्ग के लिए क्या करना होगा, तो वर्ग में भुजा केवल और समबाहु में भी केवल भुजा। लेकिन सोच करके देखो कि अगर हम आयत लेते हैं तो क्या दो आयत, आयत में क्या होंगे, देखो आयत में भी हमको कोण का झंझट नहीं है ना। ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है, कि दो आयत हैं, तो ये कब सर्वांग सम होंगे। तो इसके भी तो भुजा और कोण को जानना है। तो कोण देखो यह भी 90, आयत के भी प्रत्येक कोण 90 होते हैं, तो सभी कोण 90 हैं, इसमें भी सभी कोण 90 है। यानी कोण की तो बात सोचनी ही नहीं है, कोण तो बराबर ही है ना। और अच्छा ये दोनों तो सर्वांग सम हम लिए हैं, लेकिन एक दूसरा आयत हम ले लेते हैं। अब देखो चौड़ाई हम एक रख लिए इसका, लेकिन लंबाई अलग है, सर्वांग सम तो नहीं होंगे। नहीं, इसको रखेंगे तो इतने दूर आएगा, इतना दूर ढकेगा, यह भाग तो हमको दिखाई पड़ेगा, तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं होंगे। यानी अगर यह इसको ढक लेते हैं, सपोज करो पी क्यू आर एस को इसके ऊपर रखते हैं और पूरा का पूरा ढक लेते हैं, यानी पी आ जाते हैं ए पर, क्यू आ जाते हैं बी पर, आर आ जाते हैं सी पर और एस आ जाते हैं डी पर, तो उसका मतलब क्या होगा कि बी सी बराबर क्यू आर, यानी लंबाई बराबर, और ए बी बराबर पी क्यू, ये भी बराबर। अन्य दो भुजा तो यह इसके बराबर है या इसके भुजा के बराबर है। तो हमको दो चीज़ें, केवल दो भुजा नापना है, लंबाई और चौड़ाई। अगर इसकी लंबाई इसके लंबाई से और इसकी लंबाई चौड़ाई इसके चौड़ाई से, यानी दो आयत सर्वांग सम होंगे यदि उनकी लंबाई आपस में बराबर हो और चौड़ाई भी आपस में बराबर हो। यहाँ चौड़ाई तो बराबर है, लंबाई बराबर नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है। तो हमको उसमें दो दो चीज़ जांचना होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग को मुख्यतः पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होंगे, हाँ
तो त्रिभुज का एक प्रकार हम लोग जान गए, वह कौन सा? तो समबाहु त्रिभुज। दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि और केवल यदि उनकी भुजाएं बराबर हो। लेकिन समबाहु नहीं है, तब फिर क्या होंगे, इस चीज़ को देखना है। अब देखो कि हम दो त्रिभुज लेते हैं। सपोज करो कि ए बी सी लिए और दूसरा त्रिभुज हम ले रहे हैं पी क्यू आर। ठीक है, तो अभी तो हम उसी व्यवहारिक रूप देखेंगे कि इसको उठा करके इस पर रखते हैं तो क्या होता है। तो रखने पर जब पूरा का पूरा दोनों एक दूसरे को ढक लेगा तब तो सर्वांगसम होंगे। अगर नहीं रखें, अगर पूरा का पूरा नहीं ढकेगा तो वो सर्वांगसम नहीं होंगे। हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे उसके अर्थ से, कि ज्यामितीय अर्थ हुआ कि इसको इसके ऊपर रखने के बाद पूरा का पूरा ढक ले, यानी ए किस पर आ जाए, पी पर, बी आ जाए क्यू पर और सी आ जाए आर पर। सपोज करो इसके ऊपर रखे या इसको रखे, तो दोनों एक दूसरे को ढकना चाहिए। एक को ढकने से तो नहीं होगा, तो दोनों को एक दूसरे का ढकने का मतलब हुआ कि ए पी पर आ जाएगा, या पी ए पर आएंगे, क्यू बी पर आएंगे, आर सी पर आएंगे, या इसको रखे। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का ढकने का मतलब हुआ कि ए और पी एक दूसरे पर आ जाएंगे, बी और क्यू एक दूसरे पर आ जाएंगे, सी और आर एक दूसरे पर आ जाएंगे। तो अगर ऐसा हो, एक दूसरे के ऊपर रख के यदि ऐसा हो कि ए पी पर चला जाए, बी क्यू पर और सी आर पर, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर हैं। तब हम बोलते हैं कि यदि ऐसा हो रहा है एक दूसरे के ऊपर रखने पर कि ए पी पर आ गया, बी क्यू पर आ गया, सी आर पर आ गया, तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर हैं। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ कि सर्वांगसम है। अब गणितज्ञ तो संकेत में ही लिखते हैं ना, शब्द में लिखना पसंद नहीं करते हैं, तो इसी चीज़ को लिखेंगे। हाँ, इसका मतलब हुआ कि हम ऐसे इसको संकेत में लिखेंगे ए बी सी। हाँ, एक बराबर का चिन्ह देंगे। हाँ, सर्वांगसम, रूप भी बराबर और आकार भी बराबर। रूप एक जैसा, रूप बराबर नहीं होते हैं, रूप एक जैसे होते हैं और आकार बराबर होते हैं। आकार के लिए बराबर का चिन्ह दिए और रूप के लिए ये वाला चिन्ह देंगे। ठीक है, ऐसे कर देंगे। यानी एस जो है सो थोड़ा सा उल्टा करके लिखा हुआ है, ये हम बढ़िया से नहीं लिख रहे हैं, ऐसे लिखो। ये एस जो है एस के जैसा है, ये ऐसे है, इसी को कहते हैं हम। हाँ, एस को पलट करके रख दो, ये समरूप सर्वांग सम हाँ हैं। तो इस शब्द के बदले में यह लिख दिए त्रिभुज पी क्यू आर, सर्वांग सम का यह संकेत है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो कि हम कैसे सजाए, पी को ए पर रखे, क्यू को बी पर रखे, सी को आर पर रखे, है ना। तो अगर हम सोचो कि Q को A पर रख दें तो क्या R B पर आएंगे? नहीं आएंगे। चित्र में भी तुमको दिखाई पड़ रहा है, नहीं आएंगे। यानी इसमें क्रम का महत्व है। A P पर जा रहे हैं, B Q पर जा रहे हैं, C R पर जा रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लिखे हैं। A देखो P, B देखो Q और C देखो R। यानी अगर हम ऐसा लिख दें त्रिभुज ए बी सी हाँ सर्वांग सम त्रिभुज क्यू आर पी, तो ये गलत हो जाएंगे। क्यों?
क्योंकि Q किस पर आ रहा था, Q आ रहा था B पर, और यहाँ पर क्या है, A है। तो क्रम अगर बदल जाएंगे तो वो गलत लिखना हो जाएगा, ठीक है। यानी यह भी गलत होगा, या ऐसे लिखें त्रिभुज RQP, तब भी गलत होंगे। अगर हमको RQP लिखना है उसी ढंग से इधर भी हम पलट लें तो ऐसा हम लिख सकेंगे तो ठीक है कि R की जगह पर क्या है, C है, तो हम पहले C दे दिए, Q की जगह पर B है, CBA, और तो ये दोनों स्थिति सही है, यह भी सही है, यह भी, दोनों एक ही त्रिभुज के लिए लिखे हैं, एक ही चित्र के लिए। यानी जिस क्रम में बायां लिखा हुआ रहेगा उसी क्रम में दायां लिखना है। अगर क्रम बदल देंगे तब वह गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्रम दोनों तरफ एक होना चाहिए, ये लिखने में अत्यधिक सावधानी, ठीक है। अगर तुम क्रम बदल दोगे तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा और तुम्हारे नंबर कट सकते हैं, ठीक है। और वो तो फिर तुम्हारा समझ भी डेवलप नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को तुम बढ़िया से समझो, जो हम बोले हैं रिवाइंड करके देख लो, उसको अच्छे ढंग से समझो। तो हम लोग देखें कि अगर त्रिभुज को हम इसके ऊपर रखें और P आ जाए A पर, Q आ जाए B पर, R आ जाए C पर, तब हम कहते हैं कि ये सर्वांग सम हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, सपोज करो ये अब तो सर्वांग सम है, हम जान चुके, तो सर्वांग सम होने के बाद क्या होंगे, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो अब तुम A आ गए हैं, ये पूरा का पूरा ढक लिया, यानी B पर Q आ गए हैं, A पर P आ गए हैं, और ये R आ गए, यानी BC इजकल टू QR, AB इजकल टू PQ, और AC बराबर PR, हाँ। और कोण A बराबर कोण P, B बराबर कोण Q, और कोण C बराबर। त्रिभुज में तो यही दो अंग हैं ना, हर एक भुज में दो ही प्रकार के अंग हैं, कोण और ये। तो यानी B A के बराबर कौन हुआ, P हुआ, A के बराबर Q नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं हम संगत। A के संगत यहाँ पर P है, Q नहीं है, इसलिए A के बराबर कौन है, P है। तो हम लिखेंगे कोण A अगर सर्वांग सम हैं तब हम बोलेंगे कोण A के बराबर कौन सी चीज है, कोण P है, कोण P। कोण B के बराबर क्या है, B के जगह पर कौन आ जाएगा, Q आ जाएंगे, कोण Q। और कोण C बराबर कोण R। ध्यान दो, A बराबर कोण R नहीं है, ठीक है। और बोलो AB के बराबर कौन होगा, तो PQ ना, AB बराबर PQ। और BC के बराबर QR, Q और R। और AC के बराबर PR, ठीक है। तो हम देखें कि इसको इसके ऊपर रखे तो ऐसा हुआ कि A के बराबर P आए, Q नहीं आए, R नहीं आए, तो इसको शब्द में हम कैसे बोलेंगे, हाँ। B के बराबर Q आए, C के बराबर R आए, तो इसको हम शब्द में बांध करके लिखना चाहिए। यहाँ तो नाम दिया हुआ है तब ना, हम दरअसल लिखना चाह रहे हैं कि दो त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इस परिणाम को हम शब्द में लिखना चाह रहे हैं। तो क्या लिखें, ध्यान दो, यहाँ पर A P के बराबर है, Q के बराबर नहीं है, इसलिए हमको संगत शब्द का इस्तेमाल करना होगा। तो हम कहेंगे कि यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो एक त्रिभुज, हाँ, के कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होते हैं। यानी A के बराबर P होंगे, Q और R नहीं होंगे। तो इसको हम शब्द में तो ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं कि एक त्रिभुज के
कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होते हैं। और भुजा में भी यही बात लिखेंगे कि एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर होती है। तो इसको शब्द में लिखो और याद करो। ये ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स तो अब खत्म हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। शब्द में रहेंगे तो फिर तुमको दिक्कत होगा। तो इसको लिखो कि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो पहला बात क्या होगा, एक त्रिभुज की सभी भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत, यहां पर जोड़ेंगे। संगत शब्द का अर्थ अब समझ में आ गया कि ए के ए बी के बराबर भुजा लिख रहे हैं तो पी क्यू यानी ए बी के बराबर क्यू आर नहीं, उसका संगत जिस रूप में लिखा हुआ रहे। तो संगत त्रिभुज के एक त्रिभुज की सभी भुजा दूसरे त्रिभुज की के संगत सभी भुजा के बराबर हो। सभी भुजा के क्या हो, बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो हम कहेंगे कि भुजा बराबर हैं, होते हैं। यहाँ हो तो यहाँ होते हैं। दूसरा, एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोण के बराबर होते हैं। यानी हमको लिख करके दे दिया कि ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है। चित्रण अब नहीं है हमारे पास, तो हम ये रूप देख करके ही हम बोल देंगे हाँ कि तुमको ऑब्जेक्टिव में ऐसा अब क्वेश्चन दे देगा, ऐसा दे देगा कि त्रिभुज पी क्यू ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर और हाँ कोण सी बराबर 70 डिग्री, तो आर इजकल टू क्या। तो बतलाओ सी के जगह पर कौन है, आर है। संगत हम ऐसे ही पहचानते हैं। तो अगर सी 70 है तो आर भी 70 होंगे। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। ध्यान दो कि कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 40 डिग्री, तो आर इजकल टू व्हाट। अब देखो ए 60 दिया, बी 60 दिया, आर पूछ रहा है। आर तो सी के संगत है, सी के बारे में तो पता है नहीं, लेकिन हम हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी से जानते हैं त्रिभुज के कोणों के गुण से कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180। तो ये दोनों को जोड़ो तो ए और बी मिलकर के 100 हैं, तो इसलिए सी क्या हो जाएंगे, इसलिए सी इजकल टू कितना, सी इजकल टू 80। सी 80 आ जाएंगे ना, 180 में से दोनों को घटा लो तो आर भी कितना होंगे 80। फिगर की जो जरूरत है, जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको एक खास क्रम में संगत शीर्षों के क्रम में लिखा जाता है ना। तो अगर तुमको पूछ दे कि बी सी इजकल टू 7 सेंटीमीटर तो क्यू आर कितना, तो क्यू आर भी 7 सेंटीमीटर होगा। अगर तुमको बी सी दे दिया और पूछा पी क्यू कितना, अब बोलो अब क्या करेंगे। हमको बी सी दिया तो क्यू आर हम जान सकते हैं, लेकिन पी क्यू नहीं जान सकते, यानी इस प्रश्न का उत्तर हम दे ही नहीं सकते हैं, प्रश्न अधूरा है। हाँ, तो कंफ्यूज मत हो, है ना, कि कौन सा प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है और किसका नहीं। अधूरे प्रश्न को पहचानना भी सीखो, उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। तो हम लोग सीखे कि त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो क्या होते हैं। अब इसका विलोम समझ लें कि यदि दो त्रिभुज हैं दिए हुए, तो हम कैसे जानेंगे कि वे सर्वांगसम हैं या नहीं।
तो पहला बात तो उठा करके एक दूसरे के ऊपर रख दें, लेकिन ज़मीन का टुकड़ा है, हम नहीं उठा सकते हैं, तब क्या करेंगे? तो जो सर्वांग सम का अर्थ क्या आया था कि ये भुजा उनके संगत भुजा बराबर थे और संगत कोण बराबर थे। तो यही बात अगर उल्टा बात रहे कि यदि दो त्रिभुज की संगत भुजा बराबर है हैं और संगत कोण बराबर है, यानी एक दूसरे को वो क्या कर लेंगे? ढक लेंगे, वो समरूप हो जाएंगे। यानी हम दो त्रिभुज को समरूप कहेंगे हाँ कब? जब उनके संगत दो त्रिभुज के समरूप होने की शर्तें। कब सर वो समरूप होंगे? तो एक उपाय तो ये था कि एक दूसरे के ऊपर रख करके हम देख रहे थे, वो उपाय गया, हर हमेशा हम नहीं कर सकते हैं। तो हमको नियम तलाशने होंगे कि हम किन परिस्थितियों में कह सकते हैं। तो समरूप तो तभी होंगे ना जब एक दूसरे को ढक लेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर शीर्ष आ जाएंगे। इसका मतलब प्रत्येक कोण बराबर होगा, संगत कोण, और प्रत्येक भुजा बराबर होंगे, तब हम बोलेंगे कि वे समरूप हैं। केवल कोण से बात नहीं होगी। देखो ये है ना, ये सभी एक दूसरे के समांतर खींचे हैं भुजा, तो प्रत्येक कोण तो बराबर है, भुजा छोटा है इसलिए नहीं होंगे। तो हमको भुजा और कोण दोनों देखना है। तो क्या लिखेंगे हम? एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत, दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोणों के बराबर हो। ठीक है, एक त्रिभुज के भुजा भी हमको करना होगा, सभी भुजा दूसरे त्रिभुज के, हाँ कोई कोई भुजा नहीं लेंगे, संगत भुजा लेना होगा, है ना। तो संगत भुजा के क्या हो? बराबर हो। हाँ, तब हम बोलेंगे कि ये सर्वांग सम हैं। यानी हम अभी इसको चित्र के रूप में विचार करके देख लें। सपोज करो कि हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, हमको जांचना है कि ये समरूप हैं कि नहीं। तो हम लिए यदि ए बी को नापे, ए बी के जैसा हम पाए इसमें पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। ठीक है, बी सी के बराबर हम नाप करके देखिए, क्यू आर आया, आया नहीं आया तब तो हम सर्वांग सम नहीं कहेंगे। अगर आ रहा है, सर्वांग सम होने का हम देख रहे हैं कि सर्वांग सम कब होंगे, तो बी सी बराबर क्यू आर आ गए और ए सी बराबर पी आर आ गए। तीनों भुजा को मापे, इसके बराबर यह आया, इसके बराबर यह आया, इसके बराबर यह आया। हमको सभी अंग, सर्वांग सम यानी सभी अंग देखना है। तो कोण भी देखना होगा, भुजा देखने से केवल काम नहीं चलेंगे। तो कोण ए को नाप करके देखे, इसके बराबर कौन आ गया? पी आ गया। ठीक है, बी को नाप के देखे तो कौन आया? क्यू आया ये। और सी के नाप के देखे तो सी के बराबर कौन आया? कौन सी बराबर कौन आर आया। यदि ऐसा है कि एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा
और एक त्रिभुज के सभी कोण दूसरे त्रिभुज के संगत सभी कोण के बराबर हैं, तब हम कहेंगे। तो यदि ऐसा शर्त पूरा करता है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, क्रम वही रहना चाहिए, क्रम बदलना नहीं चाहिए। हाँ, एक का वो जो हम रख रहे थे तो ए पर पी चला जा रहा था, तो उसी क्रम में अगर हम ये क्रम बदल देंगे, क्यू आर पी कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमको ऐसे देखना है, हर हमेशा संगत शीर्ष होना चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये समरूप हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण थे, 3 भुजा, तो हमको 6 अंक को जांच करके हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। लेकिन गणितज्ञ तो क्या होते हैं, आलसी होते हैं, ये 6 जांचेंगे, 6 जांचना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आलसी होते हैं, है ना। तो क्या करेंगे कि 6 बहुत हैं, हमको हाँ कि 3 ही जांच लें, हाँ 2 भुजा जांच लें या 3 भुजा जांच लें या 3 कोण जांच लें, वो हम देखेंगे 3 कोण नहीं होते हैं, वो हम देखेंगे कोई 3 अंक, 3 भुजा और 3 कोण में से कोई 6 कुल हो गए, 6 में से कोई 3 बराबर हैं, तो हम त्रिभुज को सर्वांगसम घोषित कर सकते हैं। इसको कहते हैं सर्वांगसमता का नियम। ओरिजिनल तो हुआ कि हम 6 को देखेंगे, लेकिन गणितज्ञ तो आलसी, तो हमको 3 अंक को ही बराबर करके सर्वांगसमता के बारे में जानना है। तो वैसे शर्त जो 3 को ही पूरा करने से सर्वांगसम हो जाते हैं, उसको सर्वांगसमता नियम बोलते हैं। उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे सर्वांगसमता नियम से। ठीक है।